हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत है, नंदन है, अभिनंदन है। सब मस्त होंगे, उम्मीद कर सकता हूँ मैं आप लोगों से ये। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने चाणक्य कोचिंग क्लासेस अकलेरा में फोर्थ क्लास के लिए जो टेस्ट सीरीज चली हुई है फोर्थ क्लास की, उसका टेस्ट नंबर 3 जो कि आज हुआ है, उसके मैथमेटिक्स के जो 15 क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं, मैं उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन की बात करता हूँ। यहाँ पे आपके लिए एक वीडियो उसके सॉल्यूशन को लेकर आता हूँ। तो आई थिंक मैथ के क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हैं, शायद 91 से हैं, है ना? हाँ, या 91 से हैं। तो अपन बात करेंगे मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं आप लोगों के, वो आप लोगों के जो 15 क्वेश्चन आने वाले हैं या इन टेस्ट पेपर में भी जो दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन की बात करते हैं अपन दोस्तों। तो एक और चीज, जरूरी नहीं है कि जो फोर्थ क्लास की तैयारी कर रहा हो उसी के लिए जो किसी भी कंपटीशन जैसे कि सीईटी हुआ, पटवारी हुआ, ग्राम सेवक हुआ, यानी कि जिस जिस सब कंपटीशन में मैथमेटिक्स आने वाली है उन सब के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप लोग इस वीडियो से देखते हो या इस चैनल के साथ जुड़े हुए रहते हो, तो मैं प्रत्येक टेस्ट का और टेस्ट के माध्यम से मैं आपको यह सिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन आ जाता है अपने मैथ का, तो उसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, टाइम बचाते हुए कैसे कर सकते हैं, इसी मेन मकसद के साथ मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं दोस्तों। तो अभी तक जो नए हैं, जो साथी भाई नए आए, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसकी भी मैथ में कहीं ना कहीं हेल्प हो सके। बाकी बात करते चलो अपन क्वेश्चन की। तो आपको क्वेश्चन नंबर 91 जो है मैथमेटिक्स का आपका यहाँ से शुरू है, और एक क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखना। 91 क्वेश्चन है क्या कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% हानि होती है तो वस्तु पर होने वाली वास्तविक हानि बताइए। दोस्तों कई सारे विद्यार्थियों को इस टाइप के क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से करेंगे, पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, अपने को ये पता है कि लाभ और हानि का जो निर्धारण होता है वो क्रय मूल्य पर होता है। नहीं तो कई सारे कंफ्यूज हो जाता है कि विक्रय हानि दी हुई है फिर भी हानि पूछ रहा है। दोस्तों इसमें जो ये 25% की जो हानि आपको दी हुई है वो किस पर डिसाइड की हुई है, विक्रय मूल्य पर 25% की हानि, जबकि इसका मतलब ये तो कहीं ना कहीं गलत निकाला हुआ है। तो अपन से पूछ रहा वास्तविक हानि, तो किस तरीके से निकालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि 25% को अगर अपन भिन्न में लिखें तो कितना लिखेंगे, 1/4, यानी कि अगर उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की मैं बात करूं तो विक्रय मूल्य कितना होगा इसका 4। क्यों? क्योंकि यहां पर डिसाइड किस पर कर रखा है, विक्रय मूल्य पर, और अगर हानि हुई है तो इसका मतलब क्रय मूल्य इससे ज्यादा होगा, तभी जाकर हानि हो सकती है। तो कितने की हानि होगी, 1 की होगी। किस पर होगी, अपन को क्रय मूल्य पर निर्धारित करना है। तो क्रय मूल्य 5 है, परसेंट में चाहिए कितना आ जाएगा, 100 काटूंगा कितना आ जाएगा, 20%, यानी कि इसकी वास्तविक जो हानि है अगर मैं इसको क्रय मूल्य पर डिसाइड करता हूं तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी वाला ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, वो भी यही देख लेते हैं अपन। एक धनराशि, अच्छा वाला क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से समझना दोस्तों इसको। देखना आपको क्या दिया हुआ है इसमें कि दो समान धनराशि का एक समान वार्षिक दरों पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 1200 रुपए और 832 रुपए हैं, तो वह धनराशि क्या होगी। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये पटवारी, ग्राम सेवक या अच्छे लेवल के एग्जाम में भी आने लायक क्वेश्चन है। बाकी फोर्थ क्लास में तो हो ही सकता है आने लायक एक आधा क्वेश्चन अगर अच्छा डालता हो तो साधारण चक्रवर्ती का बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक धन राशि को का एक समान वार्षिक दरों पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज, मतलब कोई एक धनराशि है, अगर मैं उसको 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर देता हूं या फिर 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज पर देता हूं, तो उसका साधारण ब्याज तो मुझे प्राप्त होता है 1200 रुपए और चक्रवर्ती होता है मुझे 832 रुपए। तो फिर आपसे पूछ रहा वो धनराशि क्या होगी। दोस्तों मुझे एक बात बताना, साधारण ब्याज जो होता है वो क्या होता है, प्रत्येक साल के लिए समान, यानी कि 3 साल का 1200 रुपए, तो इसका मतलब 3 का भाग दूंगा, इसका मतलब 1 साल का कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 रुपए। तो नॉर्मल सी बात है, 2 साल का कितना रुपए हो जाएगा, 800 रुपए, और 3 साल का 1200। अच्छा, चक्रवर्ती ब्याज की बात करो तो 2 साल का ब्याज दिया हुआ आपको कितना, 832 रुपए। दोस्तों मेरे को एक बात बताना कि 400 रुपए तो पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज समान होता है,
ठीक है। उसके बाद दूसरे साल में चक्रवर्ती में क्या होगा कि पहले साल का जो ब्याज होगा उस ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगा होगा वही एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे। तो आप मेरे को एक बात बताना, 2 साल का साधारण ब्याज आपके पास 800 रुपए है और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना है 32 रुपए, यानी कि 1 साल का जो पहले साल का कुल मिला के, इसको मैं ट्रेस अगर आपको समझाऊं दोस्तों तो इधर समझना, p रुपए अगर मेरा मूलधन होगा तो पहले साल का a रुपए मेरा ब्याज होगा, दूसरे साल में क्या होगा a ब्याज होगा और इस ब्याज का भी क्या होगा मुझे ब्याज, यानी कि ये 2 साल का ये साधारण ब्याज होता है और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये होता है। तो 2 साल का 800 रुपए आपको साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, चक्रवर्ती हो रहा है 832, यानी कि कितने रुपए बढ़े 32 रुपए बढ़े। तो इसका मतलब ये हो गया ये जो 32 रुपए जो मुझे मिले होंगे ये पहले साल का जो ब्याज होगा, पहले साल जो मुझे ब्याज मिलेगा यहाँ पर उसी का ब्याज मिला होगा। तो इसका मतलब यहां से अब अपन दर निकाल सकते हैं कैसे कि 32 रुपए मुझे ब्याज मिला है, किस पर मिला है 400 रुपए, जो पहले साल का ब्याज होगा साधारण ब्याज के बराबर ही होगा उस पर ही मिलेगा। तो इस इंटू में क्या कर दूंगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 8 चौके 32, यानी कि दर कितनी आ जाएगी मेरे पास 8%। ठीक है, लेकिन आपसे दर तो पूछी नहीं है, अगर दर पूछता तो आपका आंसर 8% होता। आपसे क्या पूछा है वह धनराशि क्या होगी। तो दोस्तों एक बात बताना कि 3 साल का ब्याज मुझे 1200 रुपए दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट साधारण ब्याज में 3 साल से निकाल सकते हो, धनराशि तो वही दी है। तो 3 साल का आपको साधारण ब्याज 1200 रुपए है, 1 साल का 8% है और ये अपन सभी को पता है साधारण ब्याज प्रत्येक साल के लिए समान होगा, तो 3 साल का कितना हो जाएगा ये 24%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों क्या कि मूलधन अगर मेरा P होगा, 1 साल का 8% मुझे ब्याज मिलेगा, तो 3 साल का जो 24% जो ब्याज बना होगा वो जो ब्याज बन रहा होगा क्या वही मेरे पास 1200 रुपये होगा। अगर मैं इसको काटता हूं तो यहाँ से कितनी बार कटेगा ये 100 बार, और ये कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 से काटूंगा 50, 50 का अगर 100 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 5000 रुपये, यानी कि आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट आंसर होगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। अगर आप करते हो तो कोई लेवल वगैरह होता नहीं है, बेसिक आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अपन बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 93 पर। पेट्रोल की कीमत में 15% की वृद्धि की गई, एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि ब्याज में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब उसका ब्याज यहाँ पर ब्याज नहीं होगा, कितनी कमी करनी होगी ताकि उसकी खपत आएगा, यहाँ पे ये रॉन्ग है, खपत जो पहले खरीद रहा था उसकी खपत में कितने कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि उसमें कोई आपका चेंज ना हो, नो चेंज हो। तो दोस्तों आप मेरे को एक बात बताना, 100 रुपये पहले कर रहा होगा तो अब कितनी करेगा 115, ठीक है, क्योंकि वृद्धि होगी, पहले 100 रुपये उसका भाव होगा तो अब 115 हो जाएगा। इसके रेशो की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा 20 पंजे 100, 23 पंजे कितना हो जाएगा आपका कितने रुपए 115 हो जाएगा, है ना। यानी कि 20 रुपये होगा तो 15% बढ़ने का मतलब 23 रुपये का हो गया होगा। तो उसको कमी कितनी करनी है कि साहब 3 के बराबर करनी है, किस पर करेगा तो 3 के बराबर कमी करनी है, 23 पर करनी है, इंटू में कितना 100, तो कुल मिला के आपका कितना आ जाएगा 300 बटे में 100। आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि बटे में 23 कटेगा नहीं, अभाज्य संख्या है और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्या आ रहा है 23 आ रहा है, यानी कि इसका अगर भाग दूंगा तो कितना 300 में 23 का भाग दूंगा तो 13 बार जाएगा, एक बचेगा बटे में कितना आ जाएगा 23, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 94, किस तरीके से है देखते हैं। देखो 94 में क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 17% भोजन पर तथा 9% किराए पर तथा 13% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि उसके द्वारा किराए के 4500 रुपये दिए गए हो तो बताओ उसकी आय कितनी थी। दोस्तों आप मेरे को एक बात बताना, 4500 रुपये किराए के दिए गए, इसका मतलब उसने किराए पर कितने रुपए खर्च किए 4500 रुपये। तो ये जो 9% जो है दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा 4500 के, तो 1% किसके बराबर होगा 500 के, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 50,000 के, यानी कि इसके ऑप्शन, अच्छा इसके ऑप्शन है ना, इसमें नहीं है, इसका जो ऑप्शन है अगली स्लाइड में होगा, इसका आंसर आएगा दोस्तों कितना 4500 रुपये। ऑप्शन देखते हैं इसके, हाँ ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसमें 50,000 आ जाएगा, है ना। इसको और सेलेक्ट कर लेते हैं अपन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 50,000 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसमें क्या करना है आपको कि भाई आपको इसमें बेसिक समझ में आना चाहिए। उसके द्वारा 4500 रुपए किस पर खर्च किए गए, भोजन पर, किराए पर, किराए के 4500 दे रहा है। इसका मतलब होगा क्या, इसका मतलब ये होगा कि 9% 4500 के बराबर, 1% 500 के बराबर, 100% 50,000 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, ताजे फल में 60% पानी है, ठीक है, सूखे फल में 20% पानी होता है, 100 किलो ताजे फल में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। अब इस बात को ध्यान से सुनना, ताजा फल हो या सूखा फल हो, उसमें जो सूखे की जो मात्रा होने वाली है क्या वो हमेशा समान होगी क्या, कि बिल्कुल होगी, क्योंकि सूखा अगर होगा तो उसमें जो पानी होगा वो निकल जाता है, बाकी सूखा तो समान होगा। तो ताजे फल की अगर बात करो तो अगर 60% उसमें पानी है, इसका मतलब 40% उसमें क्या होगा, सूखा होगा, ठीक है। और सूखे फल में पानी 20% है, इसका मतलब 80% जो है आपका क्या होगा, उसमें सूखा होने वाला होगा या नहीं होगा दोस्तों, कि बिल्कुल होगा। अच्छा, नेक्स्ट अब बात करें अपन क्या कि ताजे फल में और सूखे फल में सूखे की मात्रा समान होगी तो ताजे को टी से ले लेते हैं अपन और सूखे को अपन किससे, एस से ले लेते हैं, है ना। तो अब ध्यान से सुनना, ताजे फल में सूखे की मात्रा कितनी परसेंट होगी दोस्तों, 40% होगी, बिल्कुल सही है। अच्छा, सूखे फल में सूखे की मात्रा कितनी होगी दोस्तों कि 80%, तो इसका 80% निकाल दिया। क्या पर ये दोनों बराबर होगा क्या, क्योंकि सूखा तो दोनों में समान होगा। अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूं दोस्तों तो देखना ही 40% से भी परसेंट गया और 40 से काटूंगा तो कितनी बार, 2 बार, और यहाँ से टी और एस मतलब ताजा और सूखे का अनुपात निकालूंगा तो कितना, 2 अनुपात 1 हो जाएगा। उसके बाद में आपको दिया हुआ है कि 100 किलो ताजे फल में, 100 किलो ताजा फल में कितना दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 100 तो 2 अगर 100 के बराबर होगा तो 1 किसके बराबर, 50 के, मतलब 1 किसके बराबर हो जाएगा, 50 के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सूखा फल कितना प्राप्त किया जाएगा, 50 केजी प्राप्त किया जाएगा किसमें, 100 किलो ताजे फल में। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस अगर आप इसको अच्छे से समझ के अगर करते हो। और दोस्तों एक और चीज मैं बताता हूं आपको कि एग्जाम में जब आप लोग क्वेश्चन को करते हो तो आपको बिल्कुल यही अप्रोच अप्लाई करनी है, यही अप्रोच रखनी है क्वेश्चन के लिए। अगर आप मैथमेटिक्स को क्वेश्चन को करते हो, क्योंकि अपने पास एक तो टाइमिंग भी बहुत कम होता है और दूसरी बात सोल्व करने का इतना स्पेस भी नहीं होता है। और मैं यही कोशिश करता रहता हूँ, आपको जो मैथ के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ आपके सामने सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन का वीडियो जो बना के लेकर आ रहा हूँ, मैं यही सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ आपको कि एग्जाम में इनको कैसे करना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, दो समान धन राशियों को 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष तथा दूसरी राशि, दो समान धन राशियां मतलब दोनों समान है, जितना रुपए पहली वाली राशि होगी उतना ही दूसरी वाली होगी, लेकिन उसमें से पहली वाली राशि को 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया तथा दूसरी राशि को 11% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि अंत में दोनों राशियों से कुल कितने 1470 रुपए प्राप्त होता हो ब्याज के रूप में, तो बताओ वह धनराशि क्या होगी। मतलब दोनों समान ही है तो एक निकल जाएगी, दूसरी अपने आप ही निकल जाएगी। तो दोस्तों यहां पर अगर बात करें, अब ध्यान से समझने वाली बात है, अगर आप इक्वेशन से अगर इसको करते हो तो बहुत लंबा चला जाएगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अच्छा जितना मैं 8% पहली वाली राशि का निकालूंगा, 8% जिस राशि का निकालूंगा क्या उतना ही परसेंट मुझे 11 उसी राशि का क्या मुझे 11% निकालूंगा, क्योंकि राशियां दोनों समान है। तो दोस्तों यहां पर सुनना, 8% टोटल ब्याज की अगर बात करूं मैं तो 8% कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो इसका मतलब यहाँ का इसका जो ब्याज बनेगा पहली वाली राशि का कितना परसेंट बनेगा, 16%। ये अभी अपन परसेंट में बात कर रहे हैं। अच्छा 11% जो ब्याज लग रहा है वो कितने, दूसरी वाली राशि पर कितने, राशि समान ही है लेकिन कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो इसका टोटल कितना ब्याज हो जाएगा, 33%। जिस राशि का 11% निकला है उसी का अगर मैं 8 निकाल रहा हूं तो 16% यहाँ ब्याज मिला, 33% यहाँ मिला, दोनों का टोटल की बात करो तो कितना हो जाएगा, 49%। कितना मिल रहा है मुझे, 49%। 49% किसका, वो जो मूलधन राशि होगी उसका 49% मुझे ब्याज मिल रहा है, जबकि मुझे ब्याज कितना मिल रहा है टोटल 1470। अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा ये, 30 बार। 50 होता तो 150 होता, 3 से काटता तो 49 से एक कम 3, 47 हो जाएगा, बिल्कुल 3 बार। 100 से इसको गुणा करूंगा डायरेक्ट, मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें, 3000। देखो इसमें अगर आप ऐसे करोगे ना, ये अप्रोच रखोगे क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन के करने की, तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप
आपका टाइमिंग का इश्यू जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा दोस्तों। क्वेश्चन में ही अपन कर रहे हैं सारी चीजें उसी में, क्यों? क्योंकि अपने पास न तो इतना टाइम है, क्योंकि अगर मैं इक्वेशन से बताऊंगा तो अभी बोर्ड भर जाएगा। अपन को उससे मतलब है नहीं, अपने ऑप्शन से मतलब है, आंसर से मतलब है, तो अपन इसको ऐसे कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 97, किसी धन राशि का 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 1164 रुपए प्राप्त होता हो तो मिश्र धन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आप ये बताना, अगर 8% मेरा ब्याज है, मैं मान लेता हूं 100% क्या होगा मेरा मूलधन, क्या होगा मूलधन, तो 8% अगर मुझे ब्याज मिलेगा मतलब मेरा 108 जो होगा मेरा मिश्र धन हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। ये कितने साल में होगा कि 1 साल में होगा। कितने साल में होगा दोस्तों? 1 साल में। अपन को कितने साल का निकालना दिया हुआ है ब्याज? 2 साल का। तो इसके लिए 2 साल के लिए क्या करेंगे अपन दोस्तों कि यहाँ पर 2 साल का अगर मुझे निकालना हो तो उसके लिए अपन ये करेंगे कि 100 का स्क्वायर करता हूं मैं तो कितना हो जाएगा 10,000, और 108 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 11 8 का 64 64 16 116 64, ये 11,664 रुपये हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से बढ़कर कितना हुआ कि 1664 रुपये, ये आपका ब्याज होगा। अगर ये 2 साल के लिए आपका मूलधन होगा तो आपका इसमें ब्याज की अगर मैं बात करूं तो ब्याज कितना, मिश्र धन की बात करूं तो 2 साल में बढ़कर 11,664 रुपये हो जाएंगे। इसका मतलब बड़ा कितना 1164 रुपये। और दोस्तों सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको ये डायरेक्ट दिया हुआ है ब्याज, इसका मतलब आपसे पूछा है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो मिश्र धन 11,664 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इस तरीके के दोस्तों अगर आपको किसी को लग रहा हो कि यार कि ये चीज़ क्या हो रही है, कहाँ से रेशियो वगैरह अनुपात कहाँ से निकाल रहे अपन ये चीज़ें, तो ये क्लासरूम में मैंने बता रखा है। नहीं कोई नया हो जो चाणक्य कोचिंग में नहीं पढ़ना आता हो तो मैंने इस चैनल पर कई सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं दोस्तों, जाकर आप देखना उनको, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। मैं बस आपको यहाँ पर पेपर सोल्व करा रहा हूँ, न कि यहाँ पर पढ़ाने की कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अपन पेपर की बात कर रहे हैं कि पेपर में जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनको किस तरीके से सोल्व किया जाता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है दोस्तों, अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं भी आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, वीडियो लेके आता हूँ, और ये आप ही लोगों के लिए, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलो बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 98, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। कई सारे विद्यार्थी इसमें ना, ये देखो 7 की घात 3.5 अनुपात 7 की घात 4.5 का सरला अनुपात होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको डराने के हिसाब से क्वेश्चन की बात करो तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 1:7 वाला। कैसे? ये आपको है ना डराने के हिसाब से, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो यहां पे कर रहा हूं मैं, देखना क्या मैं इसको 7 की घात 3.5 अनुपात, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 7 की घात 1 गुणा 7 की घात 3.5, आधार समान होने पर गुणे में घातें जुड़ती है, बात एक ही है। अच्छा, इससे अगर मैं इसको ये काट दूंगा तो इधर कितना बचेगा 1 और इधर कितना बचेगा 7 की घात मतलब 7, बोले तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 1:7। लेकिन ये दिखते ही स्टूडेंट क्या है कि पता नहीं किस वे में लेके जाते हैं, घातांक बटे में लेके जाएंगे, ये करेंगे, इतना आपको करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है, एक बॉक्स में 40 कांच थे, बॉक्स के गिर जाने से कुछ कांच टूट गए, तो सही कांच और टूटे हुए कांच का निम्न में से कौन सा अनुपात होगा। मतलब एक बॉक्स था उसमें 40 कांच है, अगर वो गिर जाता है तो उसमें कुछ टूट जाते हैं और कुछ सही बचते हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों इसमें कि सही कांच और टूटे हुए कांच का अनुपात कितना होगा। आप मेरे को एक बात बताना कि जो भी टूटेगा और जो भी सही बचे क्या वो इसी का बचेगा, इसी का पार्ट होगा। और अनुपात का मतलब क्या होता है कि अनुपात 2 या 2 से अधिक राशि के बीच में संबंध बताना, उनका जो टोटल है। अनुपात का मतलब एक कोई भी संख्या है उसको 2 अगर पार्ट में डिवाइड करूंगा तो जो टोटल में करूंगा तो वो इसी के बराबर होना चाहिए। तो कुल मिला के ये जो आपको इस, पहली बात तो ये कि ऐसे कई सारे अनुपात संभव है, लेकिन यहां पर जिस तरीके से उसने बोला कि निम्न में से, मतलब इन 4 में से वो कौन सा अनुपात संभव है, तो इसको अपन क्वेश्चन को बाई ऑप्शन ही करेंगे।
कैसे करेंगे? बाई ऑप्शन। कैसे करेंगे कि भाई जो भी दो भाग मैंने, एक तो टूटा हुआ भाग और एक सही भाग, लेकिन उनका अगर योग करूंगा मैं तो इसके योग के बराबर होना चाहिए, मतलब इसके अनुपातों का जो योग होगा उस योग का इस 40 में 100% भाग जाएगा। यही बस अप्रोच है। हाँ, यही रखनी है अपन को, कहने का मतलब यही अपन को सोचना था। क्या 2 और 1 कितना होता है? 3, 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, मतलब ये अनुपात हो ही नहीं सकता। 2 और 7 9 होता है, नहीं जाएगा। 3 4 7 का भाग नहीं जाता है, मतलब बचा क्या? 2 और 3 5, 5 का मतलब कितना हो जाएगा? 5 का भाग 40 में जाता, मतलब यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, टूटे हुए कांच और सही कांच का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं अपन ऊपर। देखो अगला क्वेश्चन है आपका 100वें नंबर का। किस तरीके से दिया हुआ है, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं ताकि एक और क्वेश्चन आ जाएगा अपने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी काम का 3/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, तो बताओ पूरा काम करने में उसे कितना समय लगेगा। दोस्तों सीधा सा क्वेश्चन है, 3/5 भाग को अगर वो कितने 12 दिन में अगर कर रहा है, 12 दिन में, तो पूरा भाग मतलब पूरा कंप्लीट भाग कितने दिन में करेगा? 12/3/5 आएगा। 3 से काटूंगा 4 बार, 4 का 5 से गुणा होगा, कितने में आ जाएगा? 20 दिन में। यानी कि वो पूरा कंप्लीट काम कितने दिन में निपटा लेगा? 20 दिन में कर सकता है। टाइम एंड वर्क का सिंपल सा क्वेश्चन था, पर कई सारे विद्यार्थी तो इसमें भी उलझ जाते हैं, बाकी ज्यादा है था नहीं, बहुत जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी 101 नंबर का भी ऐसा ही कुछ है, वो जिसे अपन ने भी 99 किया था वैसा ही कुछ है। दो संख्याओं का लस है 60 है, तो बताओ निम्न में से उन संख्याओं का मस्य क्या हो सकता है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि कोई सी भी दो संख्या ले लो आप, जो उनका एलसीएम होगा उसमें 101% एचसीएफ का भाग जाएगा जाएगा। अब इसका क्लासरूम में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, या फिर वीडियो में इसका डाल भी दूंगा। ये इसका पूरा बेसिक पूरा 1 घंटा लगेगा, लेकिन बहुत जबरदस्त तरीके से अपन सीख लेंगे। पर इससे अपने को ये समझ में ये याद होना चाहिए कि किन्हीं भी संख्याओं के एलसीएम में उसका एचसीएफ का भाग 100% जाएगा जाएगा। तो उनका एलसीएम दिया हुआ है 60, तो उनका एचसीएफ क्या होगा? जिस संख्या का इस 60 में भाग जाएगा वही इनका क्या हो जाएगी? एचसीएफ। तो अगर मैं इसमें 9 का भाग देता हूं तो नहीं जा रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता। 13 का भाग नहीं जाता, 15 चौके 60 बिल्कुल होता है, देखो 16 का भी नहीं जाता, मतलब उन दो संख्याओं का एलसीएम अगर 60 है तो इन चारों में से एचसीएफ उनका क्या होगा? 15 ही होगा। अब देखो और भी संभव है, लेकिन इन चारों में से कौन सा होगा? 15। और उसने पूछा कि निम्न में से कौन सा होगा, तो 15 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूं मैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका, अब सुनना, ये भी एलसीएम एचसीएफ का है और बड़ा अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 1 2 3 4 और 6, सॉरी इसमें एक और संख्या आएगी 5, क्या आएगी? 5। 1 2 3 4 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष प्राप्त होता है, एक शेषफल प्राप्त होता है, लेकिन 7 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब आपसे दोस्तों वो संख्या पूछ रहा है कि जिस ऐसी संख्या देखनी है कि जिसमें आप 1 2 3 4 5 और 6 का भाग देते हो तो आप प्रत्येक स्थिति में एक बचता हो, लेकिन अगर आप उसमें 7 का भाग देते हो तो पूरी बार चला जाना चाहिए, और सबका भाग देखो तो एक बचना चाहिए। तो पहली बात तो यह है दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या पूछी है, तो इसको मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूं, क्योंकि उसने पूछा कि 7 से विभाजित हो, तो 7 का भाग इसमें नहीं जाता। 7 का भाग 121 में दूंगा, 1 से 7 बचेगा कितना? 5, 51 नहीं जाता। 7 का भाग इसमें देखो 1 से 7, 7 8 56, 4 बचेगा 43 में नहीं जाता, मतलब एक ही मेरा आंसर है, इसमें जाएगा 7 चौक 28, 2 बचेगा ये। इसको बाई ऑप्शन से अगर करेंगे अपन तो बहुत इजी वे में कर लेंगे, आंसर ये हो जाएगा। अच्छा इसका मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ किस तरीके से करते हैं अपन, कि ऐसी संख्या, पहले अपन क्या करते हैं इसको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, बाकी आपको बता ही दिया बाई ऑप्शन से कैसे करते हैं। अच्छा पहली बात 1 2 3 4 5, यहां पर 5 आएगा, इसका एलसीएम की बात करूं तो इसका कितना होगा? 7। इसमें जैसे मैं 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा मेरे पास? 61। यानी कि ऐसी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या 61 होगी जिसमें 1 2 3 4 5 6 का भाग देते हो तो प्रत्येक स्थिति में एक प्राप्त होगा। लेकिन अपन को अब बनानी है भाई 61 तो है, लेकिन वो आपसे नहीं पूछ रहा है, उसमें 7 का भी भाग जाना चाहिए। तो दोस्तों 7 का भाग 61 में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो अच्छा इन सभी संख्याओं का एलसीएम 60 है,
और इसमें जैसे मैं एक जोड़ूंगा जो भी मेरे पास संख्या आएगी उसमें एक बच जाएगा, 60 में सबका भाग जाएगा, एक जोड़ूंगा तो एक सब में क्षेत्रफल बच जाएगा। लेकिन दोस्तों आप मेरे को एक बात बताना, यहाँ पर है ना क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ये इसमें एक नहीं आएगा दोस्तों। एक अगर आप एक ले भी लेते हो तो एक क्षेत्रफल नहीं बचेगा, क्योंकि एक का भाग देने पर एक कैसी संख्या में क्षेत्रफल बच ही नहीं सकता, तो इसमें एक नहीं आएगा। ठीक है, अब सुनना, इसमें क्या है कि 2 3 4 5 6 का भाग देना है तो जाएगा, लेकिन देने पर प्रति 7 से भाग देने वाली इस संख्या बनाते हैं। तो दोस्तों आप मेरे को बताना, 2 3 4 5 और 6 का एलसीएम 60 है, तो इसका जितना इन सब में एलसीएम का मतलब इन सब में इसका भाग जाता है। अगर 60 इन सब का भाग अगर 60 में जाएगा तो इसका कितना भी गुणा कर दूं उसमें भी जाएगा। 2 गुणा अगर मैं करता हूं तो 120, 120 में जैसे मैं एक जोड़ूंगा तो प्रत्येक स्थिति में एक बचेगा। क्या इसमें 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अच्छा, फिर अगली चेक करेंगे अपन। तो जब आप चेक करते करते दोस्तों इसमें कहां तक जाओगे, इसका 5 से गुणा करोगे बाकी और में नहीं जाएगा, तो कितना आ जाएगा 300, और 300 में एक जोड़ूंगा कितना हो जाएगा आपके पास 301, और 301 की वो संख्या होगी जिसमें आप 2 3 4 5 और 6 का भाग दोगे तो प्रत्येक स्थिति में एक बचेगा, लेकिन 7 का भाग दोगे तो 7 से डिविजिबल भी हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाँ 103, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इधर इसमें क्या दिया हुआ है, 2 व्यक्तियों के द्वारा एक व्यापार में लगाए गए धन का अनुपात, मतलब मनी का अनुपात कितना दिया हुआ है इसका आपको 3:4। ठीक है, तथा लिए गए समय का अनुपात, उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना दोस्तों 4:5। तो वर्ष के अंत में होने वाले लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा? दोस्तों ये बहुत अच्छे से सीख रखा अपन ने, क्या कि उनके द्वारा लगाए गए धन और समय का अनुपात, अगर अलग अलग धन अलग अलग अनुपात में धन लगा रहे हैं, अलग अलग अनुपात में समय ले रहे हैं, तो उनका लाभ का बंटवारा उन दोनों के गुणनफल के आधार पर होगा। तो कितना हो जाएगा 3:4 अनुपात 4:5, 4 से 4 कट जाएगा, बोले तो 3:5 आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि उनको धन जो है 3:5 में बटेगा, या फिर आप यहाँ से भी काट सकते हैं, तो 3:5 डायरेक्ट आंसर। इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों कि दोनों का धन अलग है समय अलग है, 3 का 4 3:4 और 4:5 का गुणा करूंगा, तो जब मैं 3 का गुणा किससे करना पड़ेगा मुझे 4 से, और उधर 4 का गुणा 5 से, तो 4 4 कॉमन आएगा, कट जाएगा, 3:5 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1% का आधा कितना होगा? ये रेलवे बोर्ड या छोटे एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है दोस्तों। 1% का आधा कितना होता है? तो जल्दबाजी में स्टूडेंट इसको 0.5 लगा देता है, पर दोस्तों ये बिल्कुल सही होता अगर इसके पीछे परसेंट लगा होता तो, लेकिन अब ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा क्योंकि ये संख्या दी हुई है 0.5, न कि आपको परसेंट। 1% का आधा 0.5% होता है, और कम से कम कई सारे विद्यार्थी ये आंसर लगा देते हैं 1% का आधा 0.5, पर प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, ये संख्या दी हुई है। कैसे होगा भाई, 1% की बात करें अपन तो 1% का आधा होगा 1/2%। परसेंट हटाने के लिए अपन यहाँ से किसी संख्या के साथ प्रतिशत लगा हुआ हो उसको हटाने के लिए अपन 100 का भाग देते हैं, कुल मिला के 1/200, एक में 200 का भाग देंगे, नहीं जा रहा 0.0 लगा देंगे, फिर भी नहीं जा रहा एक और 0 होता है, एक और लगा देंगे, फिर भी नहीं जा रहा एक और 0 लगा देंगे। कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा, यानी कि 0.005 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप के मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा, मैथ के पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो भी, और वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेंगे अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आती है तो उसके लिए। अब ये एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है समझना, एक नाव के 20 नाविकों का औसत वजन 40 किलो था। एक और नाविक आ जाने से उनके औसत वजन में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए नाविक का वजन क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोगों के जो औसत है उसका जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको इक्वेशन से करोगे तो बोर्ड भर जाएगा, पर मैं आप लोगों से एक बात कह रहा हूँ, आप मेरे को एक बात बताना कि 20 नाविकों का औसत वजन 40 है, मतलब 20 के 20 ही नाविक कितने किलो के होंगे? 40 किलो के। 40 किलो के तो होंगे, ऐसा अपन मान लेते तो उनका एवरेज 40 आ जाता है। अच्छा, एक और नया नाविक आ जाने से, अब एक और नया नाविक आ गया तो मतलब अब नावों में कितने व्यक्ति हो गए कि 21 हो गए। ठीक है साहब, उसके आने की वजह से औसत वजन में, उनका जो औसत वजन था उसमें कितने ग्राम की? 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो आप मेरे को एक बात बताना दोस्तों,
अगर वो 40 किलोग्राम का ही आता तो क्या होता, औसत 40 ही रहता। तो उसके औसत में वृद्धि हुई है, मतलब कितने व्यक्ति हैं औसत में वृद्धि हुई है, इसका मतलब वो 40 से ज्यादा का आया होगा। फिर बात की कितने ज्यादा का आया होगा, औसत में कितने की वृद्धि हुई है कि 500 ग्राम की। या फिर इसको मैं लिख सकता हूं 500 ग्राम को 1/2 kg, क्योंकि अपन को केजी में भी बदलना है। ठीक है, अब कितने 1/2 kg की वृद्धि हुई है, लेकिन ये हुई कितने लोगों के में, कितने में, 21 में। तो 21 लोगों में डिवाइड हुआ होगा, तो इसका मतलब इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 10.5। इसका मतलब इस 40 केजी से 10.5 केजी का ज्यादा आया होगा, तो दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 50.5 केजी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका मैथ का पेपर का सॉल्यूशन। इस प्रकार से 15 क्वेश्चन थे। इसके बाद में और भी सब्जेक्ट के आपके अगर सर मैं डलवा दूंगा, पर बाकी रही इसके मैथमेटिक्स वाले पोर्शन की, तो अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो पहले तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और इसी तरीके से बने रहे दोस्तों। मैथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेकर आऊँगा मैं आपके सामने। ये पेपर का, ये क्लासरूम में नहीं, पेपर में किस तरीके से सोल्व करना है दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे तो ऐसे लिखे हुए रहेंगे आपके सामने, और उसी तरीके से जो अप्रोच मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर सोल्व करने की, वही आपको अप्लाई करनी है। तो आज के लिए तो इतना ही काफ़ी, आज के अपना पेपर में इतने क्वेश्चन थे। फिर मैं आपके सामने नेक्स्ट संडे जो अपना पेपर होने वाला है 4th ग्रेड नंबर 4 का, उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लेके फिर मिलूंगा। लेकिन मैं क्वेश्चन पर डे लेके वो क्वेश्चन ऑफ द डे का भी लेकर आऊँगा जरूर। अभी क्या है कि कुछ टाइमिंग इशू की वजह से नहीं लेके आ पा रहा हूँ, पर अगर आता हूँ तो बीच में, नहीं तो मैं नेक्स्ट संडे मैं बिल्कुल आपसे इसी चैनल पर, इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फिर वापस से मुलाकात करूंगा 15 क्वेश्चन को लेके, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लेके। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। थैंक यू।